हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं सीटेट 2015-16 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो वो पूरी वीडियो को देखिएगा और टिल आपको एंड में फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से किस बुद्धि की आवश्यकता है। किस बुद्धि की आवश्यकता है, तो इसमें 4 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया गया है। अंतःव्यक्तिक बुद्धि, फिर भाषिक बुद्धि, गतिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है? एक एयरफोर्स पायलट के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। इससे एडिशनल मैं आपको बता दूं कि बहुबुद्धि के सिद्धांत जो दिए गए थे वो गार्डनर के द्वारा दिए गए थे और इनमें 8 प्रकार की बुद्धि और इसमें फिर 9वां प्रकार भी जोड़ा गया है। इसमें जो 8 प्रकार की बुद्धियां हैं उनमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में जो गार्डनर हैं उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। बुद्धि का जो कारक के बारे में बताया गया था, जिसे हम इंग्लिश में जनरल फैक्टर बोलते हैं, उसे हिंदी में सामान्य बुद्धि बोलते हैं। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। बुद्धि के बारे में जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। यानी कि आपको ये बताना है कि लिंग समानता का एक उदाहरण क्या है इसमें, या फिर जो 4 लाइनें लिखी हैं उनमें से जो लिंग समानता को कौन सी लाइन दर्शा रही है। सबसे पहले है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। उसके आगे है बी, कक्षा 12वीं में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना। डी ऑप्शन है, क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जहाँ बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू 12th, और कितने वैसे बच्चे हैं जो बीच में स्कूल छोड़कर नहीं गए हैं, यानी कि क्या वो रेशो उतना ही मेंटेन है कि इंक्रीज़ करा है या डिक्रीज़ करा है। इस तरह का ये क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कई बार हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, कई बार हमें चारों के चारों ऑप्शन ठीक लगती हैं, बट यू हैव टू बी चूज़ द बेस्ट। इसके आगे हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान शिक्षक की मदद किसमें करता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अगर शिक्षक को है तो किस चीज़ में उसकी हेल्प करता है। अगर शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान नहीं होगा तो वो सभी स्टूडेंट्स को एक ही डंडे से आंकेगा, यानी कि एक ही मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें उस लेवल पर समझ नहीं आता, और टीचर को कई बार होता है कि सबसे लोअर लेवल जहाँ तक कि सभी बच्चों को समझ आना शुरू होता है, उस लेवल से लेकर जहाँ तक बच्चे समझ पाते हैं उस लेवल तक जाता है। तो अगर उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता नहीं होगा वो उसकी टीचिंग में रुकावट का कारण बन सकता है, बच्चों को समझ नहीं आएगा। और आई थिंक जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है और जो इंटरेक्शन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने की बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, कितना उसे समझ आ रहा है, क्या उसे हिंदी में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो इंग्लिश में ही ग्रैब कर ले रहा है। कुछ बच्चे इंग्लिश में ही ग्रैब कर लेते हैं, अब जो भी बोल रहे हैं वो समझ पाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी में थोड़ा, यानी आपको स्कैप फोल्डिंग करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि हिंदी में ऐसा है, आपको रिलेट करना पड़ता है कि उसकी डेली यूजेज चीज़ों के साथ। वही है कि आप उस लेवल तक पहुँच पा रहे हैं। इसीलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। उसके आगे है विद्यालय आधारित आकलन।
क्यों इम्पोर्टेंट है विद्यालय आकलन आधारित आकलन, किस पर डिपेंड करता है? तो जो परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। जो आपकी टेक्निक्स हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, उस पर क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। जो क्या आकलित किया जाता है, इस पर जो शिक्षार्थियों का है वो कम नियंत्रण है। इसके आगे है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए शिक्षण में संवर्धन करता है। ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। आपको इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, आपको मतलब उसके क्रिएटिविटी से पढ़ाना है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, अगर इस तरह से कुछ है, ना कि उसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है या फिर उसका एग्ज़ाम हो रहा है इसलिए ही पढ़ाना है। कई बार हम एग्ज़ाम नहीं भी होता है तब भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। कुछ चीज़ें हैं जो उसकी मतलब डे टू डे लाइफ में वर्क करती हैं। अब जो डिसिप्लिन है उसका एग्ज़ाम नहीं होता है बट उसे सीखा जाता है, यानी कि उसे प्रैक्टिकली उसे सिखाया जाता है, ना कि उसका एग्जामिनेशन लिया जाता है डिसिप्लिन का। हाँ, वो उसको एक्ट करता है, उसका बिहेवियर करता है। अगर टीचर भी कुछ ऐसा है हेयर स्टाइल करके जाता है या फिर कुछ भी ऐसा इस तरह की एक्टिविटी करता है तो स्टूडेंट भी उसको नकल करते हैं, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। सही है कि आप कुछ भी टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्टिव होकर कुछ क्रिएटिविटी के साथ सिखाने में सिखाएं और बच्चा जो है उसको कभी फॉरगेट करे ना, भूले ही ना। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या मान लो आप एक टीचर हैं, आपने शिक्षार्थियों से कहा, बच्चों से कहा कि अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि? आपने अपने स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दे दी कि आप किस तरह के अपने समाज में, अगर आप सुधार करना चाहते हैं, आप क्या रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो किस तरह का गतिविधि है। तो आप एक पोर्टफोलियो करें, यानी कि आप समस्या समाधान आकलन नहीं करें, आप समस्या का समाधान नहीं करें, ना ही आप निबंध लिखने को लिखे रहे, ना ही आप कोई घटना हो गई है जैसे हाउस ऑन फायर, एक घटनावृत्त अभिलेख है, यानी कि आप किसी घटना घटी है उसके बारे में लिखना, वो भी नहीं है। निबंध भी नहीं दिया है आपने, एक एक्टिविटी दी है। समस्या समाधान करने को भी नहीं दिया है कि ऐसी समस्या है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है या फिर एनवायरनमेंट में कुछ भी गैसें जो हार्मफुल गैसेज वो बढ़ रही हैं, तो उस पर भी कोई समस्या का निवारण नहीं है। आप उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ एक पोर्टफोलियो के फॉर्म में दे रहे हैं, आप उसको इस तरह की काम दे रहे हैं कि वो अपनी नोटबुक में उन पिक्चर्स को कहीं से ले आए, वो कहीं पर पढ़े, जैसे न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लिया, कुछ ऐसी मैगजीन्स थी उसमें से कलेक्ट कर लिया कि हाँ इस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ करा जाए और नालियाँ अच्छे से बनाई जाए तो इस तरह से। ये क्या है, एक तरह का पोर्टफोलियो आकलन। आई होप यू लाइक इट। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अभी एंड नहीं हो रहे हैं, इसके बाद बहुत सी वीडियोज़ हैं और आई थिंक ये 500 to 600 क्वेश्चन है। डेली वॉच कीजिए और आपको इससे अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि सीटेट में तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही क्वेश्चन आते हैं। कई बार होते हैं कि आपके कंसेप्चुअल पूछा जाता है कि ये। So please keep watching and subscribe.